आपके अपने यूट्यूब चैनल काव्य क्लासेस गोरखपुर पर फिर से आपका वेलकम करने के लिए नए वीडियो के साथ में प्रेजेंट हुआ हूँ। फ्रेंड्स, आज की हमारी जो चर्चा होगी वो BA थर्ड सेमेस्टर विषय पॉलिटिकल साइंस है। इसमें हमारी चर्चा होगी और लेसन जो होगा वो होगा उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। फ्रेंड्स, बहुत आसान सा चैप्टर है, कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंदर तक जरूर बने रहिएगा, वीडियो बहुत लंबा नहीं होने वाला। तो आइए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही कह रहा है इस चैप्टर में कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, उस प्रक्रिया में किन किन कठिनाइयों के दौर से भारतीय राजनेताओं को गुजरना पड़ा। तो फ्रेंड्स, हम ये जानेंगे कि उस समय जो भारत की स्थिति थी स्वतंत्रता के पूर्व, यानी कि स्वतंत्रता से पहले भारत जो था वह ब्रिटिश भारत 3 भागों में बटा हुआ था। मतलब ब्रिटिश भारत मतलब ये कह रहा है कि भारत तो हमारा था, लेकिन कहने के लिए हमारा था, लेकिन हुकूमत किसकी थी? वो ब्रिटिश की थी, अंग्रेजों की थी। तो ये भारत जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। पहला भाग वो जिसमें सीधे ब्रिटिश का प्रभुत्व था, वो भारतीय प्रांत, जिसमें सीधे ब्रिटिश का प्रभुत्व था। दूसरा देशी रियासतें, दूसरा भाग जो था वो देशी रियासतें। देशी रियासतों का कहने का मतलब ये कि छोटे छोटे राज्य जिसपे राजाओं और महाराजाओं का शासन था। ये राजा महाराजा, इनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश राजा की तो हुकूमत थी, लेकिन आंतरिक रूप से ये जो रियासतें थी स्वतंत्र थी। भले ही इनके ऊपर ब्रिटिश का शासन था, लेकिन आंतरिक रूप से ये रियासतें स्वतंत्र थी। और तीसरा फ्रेंड्स आ रहा है फ्रांस और पुर्तगाल के उपनिवेशिक क्षेत्र भी इसमें शामिल थे। मतलब इसी भारत में कुछ राज्य ऐसे थे, कुछ जगह ऐसे थे जहां पर फ्रांसीसी और पुर्तगालियों का अधिकार था, उनका उपनिवेश था। तो भारत क्या था? इन 3 भागों में बटा हुआ था। और भारत में जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई, इन तीनों चुनौतियों का सामना करने के साथ अपनाई गई। और इन 3 चुनौतियों का सामना किस किस प्रकार से किया गया, हमको यही समझना है। तो फ्रेंड्स, हमको ये जानना है कि जब ये हुआ कि भारत बहुत ही जल्द स्वतंत्र हो जाएगा, बहुत ही जल्द भारत को स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उस समय क्या हुआ? भारत में 1947 में, अभी भारत स्वतंत्र नहीं हुआ है, 1946 को भारत में क्या किया गया? अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी कंडीशन में सरकार उस राज्य की देखरेख करती है, ठीक है ना। तो अंतरिम सरकार का क्या किया गया? गठन किया गया। कब? 2 सितंबर को अंतरिम सरकार का गठन किया गया कि भाई भारत बहुत ही जल्द स्वतंत्र होने वाला है, अब क्या करिए, भारत की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से आप लोग निपटिए। तो हमें ये समझना है कि जो ये देशी रियासतें थी, इन रियासतों को किस प्रकार से भारतीय प्रांत में, भारत संघ में कैसे शामिल किया जाए, बड़ी चुनौती थी उस दौर के भारतीय राजनेताओं के पास। तो फ्रेंड्स, ये हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनी? एक अस्थायी सरकार बनी जिसमें देशी रियासत भाग रखा है कि भाई एक बड़ी समस्या है देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने की। तो यहाँ पर इसकी स्थापना की जाती है राज्य विभाग की, देशी राज्य रियासत विभाग की, और इसका कार्यभार सौंपा जाता है 27 जून 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर हमने लिख रखा है, इसका कार्यभार सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा जाता है। यानी कि हम जून की बात कर रहे हैं, 27 जून को ये कार्यभार संभालते हैं। और देश कब स्वतंत्र होता है? 15 अगस्त को, यानी कि लगभग 18 दिन पहले ही इस देशी रियासत का कार्यभार देखने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिम्मेदारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, और साथ में इनके जो सचिव होते हैं VP मेनन होते हैं, जो इनकी बड़ी सहायता करते हैं, VP मेनन। अब फ्रेंड्स, यहां तक तो बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब प्रक्रिया शुरू होती है, अब देश स्वतंत्र होने तक, यानी कि 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने लगभग 18 दिन में ही, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया था? भारत संघ में 136 रियासतों को, भारत संघ में 136 रियासतों को देश स्वतंत्र होने तक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत संघ में शामिल कर लिया था।
लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां भारतीय राजनेताओं के सामने खड़ी हुई थी। हम इस पे भी चर्चा करेंगे। देशी रियासतों की एकीकरण और विलय की प्रक्रिया जो बड़ी समस्या थी। इतनी सारी देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने के बाद लगभग 136 देश रियासतें भारत संघ में शामिल हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसी मनगढ़ रियासतें थी जो भारत संघ में शामिल होने से इनकार करती थी, जिसमें थे जूनागढ़ था, हैदराबाद था, कश्मीर था। तो ये भी एक एक करके भारत संघ में शामिल होती हैं, लेकिन बहुत सारी कठिनाइयों के बाद ये भी भारत संघ में शामिल होती है। तो आइए जानते हैं जूनागढ़ कहाँ है। जूनागढ़ है गुजरात राज्य में, जो वर्तमान में सौराष्ट्र का एक रियासत था इस वर्तमान में। ये जो जूनागढ़ थे, तो जूनागढ़ के जो शासक थे वो मुस्लिम शासक थे। तो जूनागढ़ के मुस्लिम शासक थे और वहाँ की जो जनता थी जूनागढ़ की वो ज़्यादातर हिंदू थी। तो जूनागढ़ के शासक ने क्या किया, एक दिन पहले उन्होंने क्या किया कि हाँ हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की। पाकिस्तान सरकार को उन्होंने क्या किया, अपना शामिल होने का निमंत्रण पत्र दिया। लेकिन वहाँ की जो जनता थी ज़्यादातर हिंदू थी और जनता को पता चल गया और हिंदू जनता ने क्या किया, वहाँ के शासक के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जिसके बाद उस राज्य में क्या हो गई, उपद्रव की स्थिति पैदा हो गई। उपद्रव की स्थिति पैदा होने में ये हुआ कि वहाँ का जो शासक था वो कहाँ भाग गया, पाकिस्तान भाग गया। और वहाँ की जो कानून व्यवस्था दीवान शाहनवाज भुट्टो ने संभाला और भारत सरकार से क्या मांगा, मदद मांगा कि ताकि तब तक वो क्या हो, जो गुजरात की जूनागढ़ की जो व्यवस्था है कानून व्यवस्था, उसमें भारत सरकार मदद करे। तो ये 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार से कानून व्यवस्था के लिए आग्रह करते हैं। और फिर बाद में फरवरी 1948 को जूनागढ़ में एक जनमत संग्रह कराया जाता है। जनमत संग्रह में ये होता है कि ज़्यादातर लोग वो भारत संघ में शामिल होना चाहते थे। तो इस तरह से जूनागढ़ का भी क्या हो गया, भारत में एकीकरण हो गया। अब बात आती है हैदराबाद की। तो हैदराबाद की जो रियासत थी वहां के भी शासक क्या थे, मुस्लिम शासक थे हैदराबाद के। ये भी क्या करना चाहते थे, पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। भारत संघ में शामिल होने के लिए इन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया कि भाई हम भारत में शामिल नहीं होंगे। और इन्होंने इनके साथ भारत सरकार के साथ लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने भी भारत संघ में हैदराबाद के निज़ाम को शामिल होने के लिए आग्रह किया। हैदराबाद का निज़ाम नहीं माना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हैदराबाद के निज़ाम ने पाकिस्तान से सहायता मांगी कि आइए हमारी मदद करिए, हमें तो जबरन भारत संघ में शामिल किया जा रहा है, जो कि हम भारत संघ में शामिल नहीं होना चाहते। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया, 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो एक अभियान चलाया, जिसमें पुलिस बल की सहायता से पाकिस्तानी सहयोगियों को भारत से, हैदराबाद से बाहर निकाल दिया जाता है। और बहुत ही जल्द 13 सितंबर से लेकर के 18 सितंबर तक, यानी कि 5 दिनों में ही क्या हो जाता है, हैदराबाद भारत संघ में शामिल हो जाता है। और इसमें बड़ी सहायता करते हैं JN चौधरी जी, जो कि उन्हें सैनिक गवर्नर पद पे थे, उन्हें सैनिक गवर्नर पद दिया जाता है। इस प्रकार से हैदराबाद का भी भारत संघ में क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। एक बड़ी समस्या ये थी कश्मीर की समस्या, जो कि सबसे बड़ी समस्या थी भारत संघ का एकीकरण करने के बाद संघ में शामिल होने की। तो उस समय जो कश्मीर रियासत के जो शासक थे राजा हरि सिंह थे, तो राजा हरि सिंह भी भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, ये स्वतंत्र अपना राज्य चाहते थे। लेकिन ये हुआ, पाकिस्तान जो था उस समय का नवगठित राज्य था, पाकिस्तान के कबीलाइयों ने क्या कर दिया, श्रीनगर में आक्रमण कर दिया। श्रीनगर में आक्रमण कर दिया। धीरे धीरे बढ़ते हुए उन कबीलाइयों का पाकिस्तानी सैनिक ने भी सहयोग किया। तो पाकिस्तानी सैनिक भारत जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। इससे राजा हरि सिंह ने क्या किया, 26 अक्टूबर 1947 को भारत में विलय होने का फैसला लिया कि हाँ हम भारत संघ में शामिल होना चाहते हैं। तो इस पर क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी क्या किया,
भारत सरकार की सेना को भेजा और पाकिस्तानियों को कश्मीर से बाहर किया। लेकिन तब तक 84,000 वर्ग किलोमीटर 84,000 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया था वो तब तक पाकिस्तान के कब्जे में आ चुका था। और इसका मामला भारत ने क्या किया, यूनाइटेड नेशन में उठाया, संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया। खैर इस प्रकार से भारत के देशी रियासतों का भी एकीकरण कर लिया गया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर ये सभी भी भारत संघ में शामिल हो गए। तो ये भी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का एक नया और महत्वपूर्ण भाग उस दौर में रहा, जो कि उस समय में भारतीय राजनेताओं को करना पड़ा था। मिलते हैं अगली वीडियो में।